So, hello everyone, we are going to continue with the fourth lecture of practice and revision of material science. ये क्वेश्चन पेपर में आप लोग का आया हुआ है, कितना 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. यस, ये प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं कराया था, बट आई थॉट चलो इस बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. जिसने कर लिया है आप रिविजन कर लो मेरे साथ, जिसने नहीं किया है आप समझो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज. ठीक है, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये पहला बात सबसे पहले उनसे पूछ लेता हूँ. जिशान, हैव यू प्रैक्टिस दिस एंटायर थिंग? Yes, sir. Done. आंसर उलाई से Sir, Ulais. गुड. So in this particular scenario, what we are doing, this is a question related to a tensile test that is done on a cylindrical specimen made of an aluminum alloy having an initial diameter दिया हुआ है ये 12.8 and a gauge length of 50.8. तो आपको दिया हुआ है इनिशियल डायमीटर दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ दिया हुआ है. सो आपको डी नॉट है, तो इट इज गिवन टू एस 12.8 mm एंड इनिशियल लेंथ यानी कि गेज लेंथ जो सबसे इनिशियल में है वो आपको दिया हुआ है. यूजिंग द लोड इलोंगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स shown in the following table, उससे हम लोग को क्या करना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है. तो पहला हम लोग को बनाना है, फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा तो वहां से हम लोग बहुत सारा कुछ निकाल लेंगे. वी कैन फाइंड आउट यील्ड पॉइंट स्ट्रेस. तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज 0.2% ऑफसेट, यानी कि 0.2% ना, राइट जिशन? Yes, sir. 0.2%, इट मीन 0.002 ऑन द स्ट्रेन कर्व. तो ये ऑफसेट मेथड है, तो वहां पे ऑफसेट लेंगे, वहां से वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जहां जाके इंटरसेक्ट करेगा वो यील्ड पॉइंट होगा. मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके सब कुछ. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन. किसी भी इनिशियल रेंजेस को लेके आप निकाल सकते हो. डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि सिग्मा मैक्स, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस उस बॉडी में इंड्यूस हो सकता है, हाउ मच रेजिस्टेंस इट कैन ऑफर एट द मैक्सिमम at the maximum value, that is known as tensile strength. And determine the ductility. तो डक्टिलिटी हम लोग निकालते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है तब. तो डक्टिलिटी का हम लोग परसेंटेज इलोंगेशन के हिसाब से निकालते हैं एट फ्रैक्चर पॉइंट. जितना ज्यादा फ्रैक्चर पॉइंट पे जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा डक्टाइल होगा मटेरियल. एज सिंपल एज दैट. बट यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज वर्थ 15 मार्क्स, सो इट विल डेफिनेटली बी एक्सटेंसिव एंड योर it will require fast calculations for a lot of data given to you, क्योंकि आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है. आपको लोड दिया हुआ है, गेज लेंथ दिया हुआ है. तो जब जीरो लोड था तब इनिशियल लेंथ 50.8 था, ये 50.8 होगा गैस, 50.8. और जब लोड बढ़ते जा रहा है न्यूटन में, नॉट इन किलोमीटर, तो ये देखो लेंथ इलोंगेशन भी बढ़ते जा रहा है गैस. तो हम लोगों को नया टेबल बनाना पड़ेगा जहां पे हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, विल राइट डाउन लोड. ठीक है, फिर गेज लेंथ है यानी कि एल नॉट या फिर एल का वैल्यू दिया हुआ है, उस समय का लेंथ कितना होगा. ठीक है, देन हम लोग लोड और लेंथ दिया हुआ है. एरिया तो हम लोग इनिशियल एरिया से, हम लोग इनिशियल डायमीटर से एरिया तो निकाल लेंगे. तो वी विल हैव इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होगा सिग्मा ई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसका वैल्यू हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया. तो लोड को अगर हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं तो आई विल हैव पी पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन के बाद हम लोग, स्ट्रेस के बाद हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल सकते हैं. तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम लोग एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ई मेंशन कर देते हैं. एप्सिलॉन ई होता है डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल एट एनी पॉइंट जो भी लेंथ होगा माइनस दिस इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट बाय एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ यानी कि जो आपको ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है. तो यहाँ से मेरे को एक बार इनिशियल डायमीटर का वैल्यू बता दो प्लीज. सो आई विल हैव इनिशियल डायमीटर इज इक्वल टू पाई डी नॉट स्क्वायर बाय 4. क्या होगा वैल्यू ऑल ऑफ यू? Sir, 128.68 millimeters. 128 मिलीमीटर स्क्वायर. ये आपको इनिशियल एरिया मिल गया गैस. तो यहाँ पे ए नॉट यूज करेंगे. तो पहला लोड आपको दिया हुआ है, दिस फर्स्ट लोड इज गिवन टू योर 0. तो वहाँ का गेज लेंथ 50.8. फाइन. तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते थे, चेंज इन लेंथ हम लोग ऐड.
ऐड कर सकते थे। सो एक मिनट, हाँ आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे लेट मी, निशान कितना निकला था एरिया? 128.68। 68. तो आई एम हैविंग 128.68 mm स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेट अस राइट डाउन द डेल्टा एल वैल्यू। डेल्टा एल विच इज इक्वल टू एल माइनस जो एल दिया होगा माइनस एल नॉट कर देंगे, ठीक है। तो 50.8 जब ओरिजिनल लेंथ था, लोड जीरो था, तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। चेंज इन लेंथ जो आया ओरिजिनल लेंथ ये जीरो है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों जीरो होगा। फाइन। फिर आपका लोड बढ़ गया कहाँ तक? 7330। 7330 में 50.851 स्ट्रेस निकालना होगा आप लोगों को। यू विल फाइंड आउट स्ट्रेस बाय यूजिंग लोड पर यूनिट एरिया। तो एरिया का वैल्यू आपके पास है, तो आप कैलकुलेट करोगे। आप कैलकुलेटर में साइड में रखना, लोड का वैल्यू है 7330, यूज इन कैलकुलेटर 7330 डिवाइडेड बाय एरिया 128.68। You must be getting 56.963 guys, all of you. 56.963 Newton per mm square. All of you, are you guys checking it? सब कोई? Yes, sir. All right. So you are getting this value as a stress. और हम लोग को प्लॉट क्या करना है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा guys। तो अगर हम लोग को ये जब स्ट्रेस प्लॉट करना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ही प्लॉट करना है, तो हम लोग को स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए होगा। हम लोग को लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और लोड से तो हम लोग आगे का चीज कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज ऑफ 50 मार्क्स। दैट इज व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द स्ट्रेस फॉर ऑल द गिवन डेटा एंड ऑल द स्ट्रेन फॉर ऑल द गिवन डेटा। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 50.8 ये आ जाएगा, तो 0.051 होगा, चेक कर लो। और स्ट्रेन कितना होगा गाइस? 0.051 डिवाइडेड बाय 50.8, चेक कर लो तो गाइस। तो चेंज इन लेंथ 0.051, तो 0.051 divided by 50.8. So what is the strain that you are guys getting? You are getting as 0.0010039. You are getting 0.001000439 ऐसे मिल रहा है। Are you guys getting this? सब किसी को? आप लोग को ऐसा दिखा रहा होगा 1.0039 into 10 to the power minus 3 ऐसे कुछ दिखा रहा होगा। So one point है ना, तो 0039, तो 1.0039, तो 3 डेसिमल प्लेसेस 10 to the minus 3 से 3 डेसिमल प्लेसेस आगे चले जाएंगे, 1 2 3, तो आई हैव 00, राइट। सो 0010 ऐसे करके लिखोगे आप, तो बहुत छोटा छोटा वैल्यूज आएगा गाइस। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वैल्यू कितना आया? 15100, 15100। और लेंथ हमारा इस केस में 50.902। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा 15100 डिवाइडेड बाय 128.68। सो हाउ मच यू आर गेटिंग? 117.34 न्यूटन पर एम स्क्वायर। चेंज इन लेंथ 50.902 माइनस, हम लोग कर लेंगे 50.902 माइनस 50.8 ओरिजिनल लेंथ, तो कितना आ जाएगा गाइस? दिस मच you'll guys get as 0.102, 0.102, 0.102 आया। अब इसका निकालेंगे वैल्यू, तो 0.102 आया, उसमें वो आंसर है आपका। उसमें डिवाइड, प्रेस द डिवाइड बटन, तो यू विल गेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है? 50.8। सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0.00207, 0.00207। चेक कर लेना गाइस आप लोग प्लीज। फिर उसका नेक्स्ट आता है 23,100, तो 50.952, 23,100, so I'm getting 50.952. So here I am getting the area as 23,100 divided by 128.68. What is this value? 179.515 Newton per mm square. Change in length 50.952, 50.952 minus 50.8 और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे
उसको डिवाइड बाय 50.8 कर दोगे तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। तो 0.00299 आ रहा है। यहाँ जो चेंज इन लेंथ लिख देना, जीरो चेंज इन लेंथ नहीं भी लिखोगे तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। विल गेट 0.0029912 Am I clear all of you guys so far? All of you, जितने लोग हैं यहाँ पे, Yes, sir. all of you, Yes, I'm sir. asking all of you, kindly be interactive. Yes, sir. Try to make it a habit of having a constant interaction. Otherwise क्या होगा ना कि जब भी आपसे बाद में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, so you will just keep looking at the faces and not be able to interact no matter how much you are knowledgeable. So kindly be interactive in the classroom. It will help you guys, not me. और सिर्फ एग्जाम में ना, एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पेपर नहीं आता है, मैंने लाइफ में सिर्फ थ्योरी पेपर का एग्जाम नहीं होगा. There will be an examination where you will have to sit down and talk also. इसको इंटरव्यू बोलते हैं. So without interview you are not getting into any jobs. So make sure you guys have good communication skills and you make use of your mouth and tongue by speaking something. तो यहाँ पे ये आ गया गाइज. उसके बाद आप ऐसे करते करते और भी डेटा निकाल लोगे. आप पूरा डेटा निकाल लेना, जितना डेटा आपको दिया हुआ रहेगा आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, आप डेटा निकाल लो. तो जब डेटा मिल जाएगा आपको, तो यूजिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन आपको सिर्फ करना क्या है, यू विल हैव टू यूज दिस एंड दिस. स्केल चूज कर लेना आपको. स्केल चूज कर लोगे तो ग्राफ में इसको ड्रॉ करना, प्लॉट करना है इसको. जब प्लॉट करोगे तो देख लेना कितना का प्लॉट लेना पड़ेगा आप लोगों को. तो करते करते कहाँ तक का वैल्यू स्ट्रेस कहाँ तक आता है आपके पास वो देख लेना पड़ेगा आपको. तो प्लॉट आप करोगे जब, तो आपको कुछ प्लॉट ऐसा मिलेगा. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और थोड़ा समझा देता हूँ, बिकॉज विथ एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग यू गाइज विल बी हैविंग अ प्रॉपर कुछ आइडिया मिल जाएगा आप लोग को. ठीक है, ग्राफ पेपर देगा. अगर आप देख लोगे कि आप वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओगे, ये आपका मर्जी है कि स्ट्रेन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप लोगे, स्केल वो यू विल सी. एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि आप एक बार क्या करो, ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके मुझे एक बार ग्राफ पेपर का जो आप ग्राफ पेपर होगा आपके पास अगर, तो ड्रॉ करके मुझे बताओ. ठीक है, ऑल ऑफ यू solve this question by yourself and then let me know whether you guys are able to do it or not. So this is stress and this is strain. मान लिया यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस. सो यहाँ पे जो पहला आएगा ना, पहला लाइन आएगा, यानी कि द लाइन दैट इज द, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आप. तो क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू इज, फॉर दिस स्ट्रेस दिस इज द पॉइंट, दिस इज 0.00104. तो अलग अलग के लिए आप अलग अलग पॉइंट प्लॉट करते चले जाओगे स्केल लेके. तो आपको ऐसा जाएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज 56, ऐसे मान लो ये 56, 56.963, 56.963. यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेन का वैल्यू आया कुछ, ये पॉइंट हुआ. तो ऐसे करते करते आप पॉइंट अलग अलग पॉइंट प्लॉट करते जाओ. तो जब वो पूरा सारे पॉइंट्स का लोकस को आप ज्वाइन कर दोगे, यू द एंटायर ग्राफ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन इंजीनियरिंग ग्राफ आपके सामने निकल के आ जाएगा गाइस. एंड यू विल, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. मैं जितने जानता हूँ, मैंने जितना ड्रॉ किया ऐसे करके ऐसा कुछ दिखाई देगा. जिशान, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. मेक श्योर यू गाइस, एंड इट विल डेफिनेटली पास थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि स्ट्रेस जब जीरो था तो स्ट्रेन भी जीरो था, तो जीरो जीरो है हमारे पास, इट विल पास थ्रू ऑरिजिन फॉर श्योर. सो यह हमारा, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द डायग्राम दैट वी विल हैव अल्टीमेटली ऑन द ग्राफ पेपर. ये मिल जाएगा हम लोग. ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, अलग अलग पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिल रहा होगा आपको. पहला चीज बोला है कि यू विल हैव टू फाइंड आउट द यील्ड स्ट्रेस. सो यील्ड स्ट्रेस क्या करोगे आप, 0 पॉइंट जो भी आपने स्केल लिया होगा वहां पे 0.002, यहाँ पे क्या है 0.001, 0.00207, इसी के आसपास कहीं आप एक पॉइंट मार्क करोगे. 0.001, 0.002 ये रहा, फिर 0.00207 यहाँ कुछ रहेगा. दिस पॉइंट इज 0.002 ऑफसेट मेथड. तो इसको क्या करोगे, इस पॉइंट से यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द इनिशियल, पैरेलल टू द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये दिस इज ऑफसेट आई एम टॉकिंग अबाउट.
जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, वो चीज हम लोग को मिलेगा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो जो भी मार्क आपका जो स्केल लिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा ना भाई, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे 100 होगा, 150 होगा, या जो भी होगा, कहीं पे भी पॉइंट ये लाई करेगा, आप देख लोगे फ्रॉम द ग्राफ कि अच्छा दिस इज द पॉइंट। ओके फाइन, दिस इज द स्ट्रेस corresponding to the yield point, so this is your yield point. Am I clear, all of you? Yes or no? All of you in this class Yes, getting a sir. point? तो ये पहला, सबसे पहला काम है आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना बाय यूजिंग ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू हैव फ्रॉम द गिवन डेटा टू यू। ये डेटा का यूटिलाइजेशन इसी तरीके से होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकाल के। तो स्ट्रेस स्ट्रेन को प्लॉट करते जाओगे धीरे धीरे करते करते, तो आपको जाके ये डेटा, ये ग्राफ मिलेगा। तो आपके पास यील्ड पॉइंट आराम से आ जाएगा बाय यूजिंग ऑफसेट मेथड। अगर आपसे नहीं होगा क्वेश्चन तो बताना, आई विल हेल्प यू अगेन, नो प्रॉब्लम। मेरे पास ग्राफ पेपर होता तो मैं सॉल्यूशन करके ही भेज देता, बट अगेन आई विल टेल यू, डू नॉट बी अ बीटेक इन एस्ट्रोलॉजी। कोई पेपर को प्रेडिक्ट करके मत पढ़ाई करो। बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज सेट करेगा, या जोरहाट इंजीनियरिंग सेट करेगा, या आईआईटी रुड़की सेट करेगा, डोंट डू दैट। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल, अदरवाइज यू गाइज विल बी स्टक। बिकॉज बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे को ये पूछा, जब मैंने पूछा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम क्यों खराब हो, सो दे सेड कि सर पहले से पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर था नहीं, सो आई मेस्ड अप एवरीथिंग एंड ऑल, सब कुछ बताया, कन्फेस्ड ऑल्सो। आई वाज हैप्पी दैट ऑनेस्टी इज देयर एटलीस्ट। तो क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आ गया कि ठीक है, आप लोग पूरा सेमेस्टर पढ़ते नहीं हो, 2 दिन पहले आप प्रिडिक्शन करते हो, सो यू माइट बी लाइक ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, नॉलेज नहीं है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है तो उसके बारे में पढ़ लो। उसमें पढ़ने भी जा रहे तो नॉलेज नहीं, खाली वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देख रहे हो कि हाँ ये क्या होगा। वैसे इंजीनियरिंग पास हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा, विल नॉट बी प्लेस एनीवेयर। आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, आई हैव सीन एवरीथिंग। आई हैव टॉट इन आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव सीन द एंटायर वर्ल्ड आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। आई ऐसे ही बैंगलोर में भी जाके देख के आ चुका हूँ। सो आई सी व्हाट पीपल आर डूइंग एंड व्हाट यू गाइज और वी गाइज आर डूइंग आउट हियर इन असम, so where we are lagging. So do not predict the paper, see what is happening, know the conceptual things, and then solve the question paper. So it's much more interesting when you solve it by your own knowledge rather than prediction. ठीक है? अगर कल आप लोग का परसों, अगर आप लोग का जोडियक साइन में हॉरोस्कोप खराब हुआ ना, तो आपका प्रेडिक्शन पेपर का भी खराब काम नहीं आएगा, मतलब वैसा है कहानी। सो दैट इज इट। तो यील्ड पॉइंट आपके पास आराम से निकल जाएगा बाय यूजिंग द मेथड, ऑफसेट मेथड। फाइन, डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जब भी ई का वैल्यू कब आता है, वी ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान से सुनना, एक चीज बता देता हूँ, वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दैट यंग्स मॉडुलस can be determined from the initial part of the stress strain curve, because within proportional limits the stress is directly proportional to strain hota hai, and when you remove the proportionality sign you will get one constant which is the property of a material. This is known as Young's modulus. Young's modulus, or also known as modulus of elasticity. Am I clear, all of you? Unit is the same as that of stress. अब ये चीज जो है, this thing looks something pretty much like y is equal to mx, equation of a straight line passing through origin. तो स्ट्रेट लाइन जहां तक होगा, उस स्ट्रेट लाइन में कोई भी corresponding वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का ले लो, उससे आप ई का वैल्यू निकल जाएगा जहां तक स्ट्रेट लाइन है। आई विल सजेस्ट कि इनिशियल वैल्यूज में ही ले लो। कैसे? जैसे कि पहला ये वैल्यू देख लो, स्ट्रेस। तो ई होता क्या है, जनरली ये y बाय एक्स मिल रहा है ना आपको, तो ई क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर आई विल हैव यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज लाइक y बाय एक्स। तो ऐसे y और ऐसे x, और स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये x, y बाय एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, tan थीटा, टेंजेंट, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। और tan थीटा होता क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा इज नथिंग बट e। तो हम लोग को यही निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट e, सो विल कंसीडर द इनिशियल पार्ट ओनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, तो इनिशियल पार्ट में ये जीरो, स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो, दोनों स्ट्रेट लाइन जैसे जाएगा जा रहा है, वहां का स्ट्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कितना, 56.963, 56.963, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना,
0.001004 0.1001004004 हम लोग का स्ट्रेन भी मिल गया। सो ये होगा स्ट्रेस, ये होगा स्ट्रेन। सो ये जो यंग्स मॉडुलस आएगा दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये 0 से पास हो रहा है, नलिटी। सो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा 56.963 डिवाइडेड बाय 0.001004। कितना आ रहा होगा वैल्यू ऑल ऑफ यू? 56.963 divided by 0.001004. So I'm getting 56.736. 56.736 ये गीगा पास्कल हो जाएगा। ऐसे तो आता मेगा पास्कल, ऐसे आंसर आ रहा है देखो ये 56736 56736.05 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल क्यों? बिकॉज मेगा पास्कल इज न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर 3 zeros और मेगा को दे दोगे तो 56.736 गीगा पास्कल हो जाएगा। दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? कोई डाउट है Yes. एनीवन? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। तो ये हो गया आपका क्या यंग्स मॉडुलस। आप यहाँ से यंग्स मॉडुलस इस तरह से आप निकाल सकते हो। डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, जब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व प्लॉट करोगे तो उसका मैक्सिमम पॉइंट कहीं होगा। अब वो मैक्सिमम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एक लाइन ड्रॉ करो विच विल इंटरसेक्ट विद द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और वो इंटरसेक्ट करेगा किसको? दैट विल इंटरसेक्ट द स्ट्रेस एक्सिस। तो स्ट्रेस एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका सिग्मा यू होगा, विच इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल गिवन टू यू और द एलॉय। यस, सो दिस पॉइंट विल बी सिग्मा यू। ये भी आप ग्राफ से देख के निकाल सकते हो, खुद से सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट आपको ये पूरा डेटा यहाँ तक 36,400 तक लिखना पड़ेगा सारा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स लेंथी अ बिट। तो ये हो गया आपका यंग्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर आता डिटरमाइन द डक्टिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डक्टिलिटी। सो ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। डक्टिलिटी, ductility is the ability of a material by the virtue of which it enables the material to be pulled into thin wires, है ना, and elongation, permanent elongation होने में help करता है। There is one more such thing that is known as malleability। तो malleability हम लोग बहुत स्कूल टाइम्स में पढ़ते हैं साइंस में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। So malleability is the ability of a metal by the virtue of which it enables the metal to be beaten into thin sheets। शीट्स में अगर हो जाता है तो malleable, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल malleable। डक्टाइल कैन बी पुल्ड इनटू थिन वायर्स, कॉपर वायर, डक्टाइल मटेरियल, समथिंग लाइक दैट। सो डक्टिलिटी होता है परसेंटेज इलोंगेशन से निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, परसेंटेज इलोंगेशन निकालते हैं। कहाँ तक? लेंथ, यानी कि स्पेसिमेन का लेंथ एट फ्रैक्चर माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? और टेंसाइल टेस्ट कब तक किया जाता है? टेंसाइल टेस्ट तब तक किया जाता है जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए, बिकॉज दिस पॉइंट इज द पॉइंट अप टू विच फ्रैक्चर विल टेक प्लेस। दिस इज द पॉइंट वेयर द फ्रैक्चर विल टेक प्लेस। तो फ्रैक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो होगा स्ट्रेन एट फ्रैक्चर, और स्ट्रेन का मतलब हो गया लेंथ एट फ्रैक्चर माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फ्रैक्चर का लेंथ यानी कि ये इसके बाद 36,400 लोड के बाद उसके बाद कोई आया तो नहीं, 59.182, 58.4 यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, 59.182, 59.182 के बाद और तो कोई नहीं आ रहा है, नो डेटा। इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, दिस हैज फ्रैक्चर्ड हियर, अदरवाइज दे वुड हैव कंटिन्यूड द प्रोसेस ऑफ टेंसाइल टेस्ट। तो फ्रैक्चर यहाँ पे हो जाएगा 59.182 पे। Sir, हाँ हुआ। sir, নেকিং টো মাৰ্ক কৰিবলৈ কেনে কৰিম? নেকিংটো তুমি গম পাবা য'ত স্ট্রেন या যেনেকে ইয়াৰ পৰা যেনেকে from here the area will start reducing। তো নেকিং তো এতিয়া দৰকাৰ নাই। নেকিং কেলে দৰকাৰ তোমাক এতিয়া? Sir, মানে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছিলে ন, ট্ৰু ষ্ট্ৰেছ আৰু ইঞ্জিং ষ্ট্ৰেছ তাতে মানে দেখাইছে সেইকাৰণে। যেতিয়া তোমাক ট্ৰু ষ্ট্ৰেছ আঁকিবলৈ দিব তেতিয়াহে বেসিক্যালি। Oh, yes, sir. হ্যাঁ, ট্ৰু ষ্ট্ৰেছ তো দিয়া নাই, they will not give you true stress, আঁকিবলৈ নিদিয়ে true stress, that is very cumbersome।
and it is very difficult out here. ठीक है सर, मुझे पैसा सो समवट दिस इज समथिंग गिवन टू यू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग स्ट्रेस, लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन ड्रॉ करने के लिए आपको एवरी पर्टिकुलर जगह का आपको डायमीटर चाहिए होगा। गॉट माय पॉइंट? यानी कि स्पेसिमेन का डायमीटर एवरी एवरी लोकेशन पे चाहिए आपको, एवरी एवरी इसके लिए तो गेज लेंथ तो दिया, लेंथ का चेंज तो बता रहा है, बट गेज डायमीटर भी आपको मेंशन करेगा। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट डायमीटर, तो आपको इंस्टेंटेनियस एरिया चाहिए होगा। तो अगर आपको ट्रू स्ट्रेस चाहिए होगा तो लोड पर इंस्टेंटेनियस एरिया चाहिए होगा। इंस्टेंटेनियस एरिया एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो एरिया होगा, तो वहां का इंस्टेंटेनियस एरिया पाई डी आई स्क्वायर बाई 4 होगा। तो उसके लिए डायमीटर आपको चाहिए होगा ना। Since diameter is not mentioned, you will not be able to find out true stress. Am I clear, all of you? ठीक है, यस सर। ठीक है। सो तो इनिशियल एरिया से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज मच मोर इजी टू फाइंड आउट बिकॉज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज समवट वेरी अप्रोक्सीमेट टू ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन अगर आपको डायमीटर देगा तो आप डायमीटर देख के पता चल जाएगा नेकिंग कहाँ से हो रहा है। गॉट माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो डक्टिलिटी में हम लोग को चाहिए चेंज इन फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ 59.182 है, देखो। सो फाइनल लेंथ एट फ्रैक्चर इज 59.182, ओरिजिनल लेंथ इज 50.8, तो 59.182 माइनस 50.8 डिवाइडेड बाय 50.8 इनटू 100 कितना आ रहा है, ऑल ऑफ यू चेक करो। 16.5%। यस, आंसर सही है, 16.5% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एम आई क्लियर, ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना प्लीज। हाँ, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस केस। सो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको खाली डेटा निकालो, प्लॉट करो, आंसर्स निकालते जाओ। प्रोवाइडेड यू मस्ट नो द आइडिया ऑफ फाइंडिंग आउट द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, ऑलवेज यूज ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड को यूज करो, ऑफसेट यूज करो 0.2% स्ट्रेन पे, एंड वहां से आप 0.002 लेके वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जहां पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दैट पॉइंट इज योर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल पार्ट जहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट है फॉलोइंग ए स्ट्रेट लाइन, वहां करो, वहां से निकालो। टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि दैट इज यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, so that is the maximum stress induced in the body all throughout the entire tensile test diagram, and determine the ductility कि फ्रैक्चर में कितना elongation हो रहा है उसके हिसाब से। this is it guys, this is how it, this is this is a question from mechanical properties of material, वहां से है टफनेस, ये सब चीज के बारे में। गॉट माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये टॉपिक ठीक है। फिर यहाँ पे इसका डायग्राम, एक डायग्राम मुझे फिर से मिला था, दिस वन। ये मेरे पास एक क्वेश्चन था पहले, तो मैं सोचा कि चलो एक बार फेस डायग्राम का प्रैक्टिस सब किसी को करा देता। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आउट हियर, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अभी मेरे साथ दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, एक जो आस्तु में आया है, एक ये जो है जो आस्तु में आ सकता है। सो मेरा भी कुछ सोर्सेज है बेसिकली, वहां से मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका फेस डायग्राम में पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अभी इसके बाद। So in this case we have two metals A and B which have their melting point 600 degrees Celsius and 400 degrees Celsius respectively. It means temperature of melting point for A is more than that of temperature of melting point of B. These metals do not form any compound or intermetallic phase. ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं बनता है, कोई फेज नहीं बनता है, आपस में कोई मिलकर कोई नया फेज नहीं बन रहा है। The maximum solubility in each other is 4%, which remains the same until 0 degrees Celsius. ठीक है, and eutectic reaction occurs, ठीक है, and eutectic reaction occurs at 300 degrees Celsius for 65% of A. eutectic reaction कहाँ हो रहा है ये भी बता दिया गया। So an eutectic reaction occurs at 300 degrees Celsius for 65% of A. Fine. Draw the phase diagram, label all the phases and fields. Find the temperature at which 20% A and 80% B starts and ends solidification. Fine. And find the temperature at which the same alloy contains 50% liquid and 50%. Find the temperature at which the same alloys
Same alloy contains 50% liquid and 50% solid. Same alloy. कौन सा alloy? 20% A and 20% B. Am I clear, all of you? ठीक है. So ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे all of you? What is the first and foremost thing that we have to do here? Anyone? phase diagram draw করিব Phase diagram draw করি বলে what will do? কি করিম আমি এনেকা টেম্পারেচার বনাইলাম, ঠিক আছে. We'll just first of all temperature কাৰণে এটা স্কেল লৈ লম and phase কাৰণে এটা স্কেল, यानी कि percentage weight percentage কাৰণে এটা স্কেল লৈ লম. তো স্কেল মতে বনাবা তেতিয়াহলে ভাল হ'ব. All of you have to choose a scale. So जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है ए का 60%, 600 डिग्री सेल्सियस, एंड बी का कितना है 400 डिग्री सेल्सियस. तो 100 का ले सकते हो आप. सो यू कैन टेक 100, देन वी विल हैव 200, देन वी विल हैव 300, देन वी विल हैव 400, देन वी विल हैव 500 एंड 600. चलो आगे की तरफ 700 ले लेते हैं. और यहाँ पे भी वैसे ही आप मार्क कर लो, एकदम सेम लेवल पे मार्क करना भाई. 100, 200, 300, 400, 500 और 600 और 700 ऐसे करके इक्वल लेवल्स पे मार्क कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थिंग्स विल बी प्रीटी मच कंफर्टेबल. स्केल एंड पेंसिल प्लीज. ठीक है. यहाँ ए 100 मान लेते हैं हम लोग. 100% ए, 0 बी होगा. सो 100% यहाँ पे पूरा ए है, तो ए 100% है और यहाँ पे बी 100% है. ठीक है. तो ए 100% है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 600 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से हम लोग वेट परसेंटेजेस ले लेते हैं गैस. जैसे कि यहाँ 0 है बी. जैसे कि एक मिनट, इसको लिखने का तरीका भी आप कर सकते हो ऐसे. सो यहाँ 100% ए है, तो यहाँ पे बी का चलो यहाँ ए 100 है और बी यहाँ पे ऐसे आ रहा है, या फिर आप ए को उधर भी ले सकते हो 100% ए. चलो एनीवेज यहाँ पे ले लो ए 100%, बी 0. तो यहाँ पे ए है 0 और बी है 100%. Am I clear all of you? तो आई कैन हैव आराम से 10-20 करके कर सकते हैं. आई विल हैव 10, तो ये 0 से 10, 20 और यहाँ पे आपका आ जाएगा, या फिर आप ऐसे ले लो. तो 10 से 100 से डिक्रीज हो रहा है 90, 80, 70, 60, 50, बहुत ज़्यादा दूर हो गया ये, 40, 30 एंड देन वी विल हैव 20 एंड 10 एंड 0. यहाँ पे तक खत्म कर देंगे गाइस. जस्ट अ मिनट, we'll just end it here ऐसे. सो यहाँ से हम लोग ऐसे आपका मेजर कर दो. ठीक है. Am I clear all of you? सब किसी को? All of you guys, is it clear? ठीक है. तो A रिडक्शन हो रहा है, तो B यहाँ पे, अगर यहाँ पे B जो है अब ऐसे आएगा 90, 80, 70, 60. एवरी टाइम दे विल बी मेकिंग 100%. 50, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0. सो दिस आर द वेट परसेंटेजेस. ये यहाँ हमारे पास वेट परसेंटेज है इधर, और इधर टेम्परेचर है. तो हमारे पास क्या आएगा पहला लाइन. तो क्या बोला है कि 600 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस, दिस मेटल डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड. ठीक है. द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ईच अदर इज 4%. 4%. ठीक है. एट 300 डिग्री सेल्सियस बताना चाहिए था लोग को. इज 4% एट 300 डिग्री सेल्सियस. ऐसे टेम्परेचर बताना होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो 300 डिग्री सेल्सियस पे एक मार्क कर दिया ऐसे लाइन. लेट अस सी दिस. So I'll have one line marked at 300 degrees Celsius, something like this. तो 600 से एक लाइन तो यूटेक्टिक पे जाएगा, और यूटेक्टिक रिएक्शन जब हो रहा है, यूटेक्टिक रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है 65% ए पे, यानी कि ए का वैल्यू जब 65 है, 65% ए है, डेफिनेटली बी जो होगा 35% होगा. तो ए का 65% कहाँ होगा, ए का 70, यहाँ पे 65 होगा. देख लो
एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट पे यूटैक्टिक रिएक्शन होगा। दिस इज द पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन जहाँ पे 65%, 70 से कम हो जाएगा तो 65% ए है और 30 से ज़्यादा तो 35% बी है। एट दिस पॉइंट विल हैव यूटैक्टिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। So this is the point we have eutactic point. Eutactic point में क्या होता है? Always remember, eutactic reaction is that reaction at which the entire liquid metal gets converted into two different phases, two solid phases. इस केस में A और B है. There are two metals ना, A और B. Fine. तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो. Draw a line something like this. ऐसे. और यहाँ से 200, यहाँ से 600 से जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, 400 पे ले जाओ ऑल ऑफ इट। जस्ट अ मिनट, 400 क्या है? 400 इज द मेल्टिंग पॉइंट, 400 इज द डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ whom? इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे 100 हो रहा है, 200, दिस इज 300 एंड दिस इज 400। सो यहाँ से आप एक लाइन ले जाओ जो कि 400 पे ज्वाइन करेगा ऐसे। Am I clear all of you? Yes or no guys? All of you? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अब हम लोग को Yes, sir. मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन ईच अदर इज 4%। मतलब क्या कि ए में, ए जब है, ए जब ज्यादा है, ठीक है, ए इज इन मेजोरिटी, तो बी का सिर्फ 4% में, यानी कि बी का सिर्फ 4% बी को हम लोग सॉल्युबल कर सकते हैं ए में। तो बी का 4%, यहाँ पे 10, यहाँ तो 5 होगा गाइस, 5 से थोड़ा कम। सो आई विल हैव, दिस इज 4%। सो सॉलिड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पे अटेंशन एवरीवन, फिर से समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। सॉलिड सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जब सब लिक्विड तो लिक्विड है, लिक्विड रीजन, लिक्विड फेज तो सब सेम है, तो लिक्विड फेज में दोनों मेटल्स लिक्विड फेजेस में है, यानी कि दोनों लिक्विफाइड है, मोल्टेन मेटल। फाइन। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते जाते हैं हम लोग, सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है, तब क्या होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टलाइन होना फॉर्म हो जाएगा। क्रिस्टल है, मेटल्स है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा तो कहीं जहां ए फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ए है, मेटल ए, ए ए ए ए ए ऐसे करके, तो अगर उसके बीच में, उसमें बीच में अगर इंटरस्टेशियल जगह पे बी कहीं घुस गया तो एक यूनिफॉर्म फेज बनेगा। अगर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल, क्योंकि बी को ए का सॉलिड स्टेट में सॉल्युबल होना पड़ेगा, तो जब बी जो है, व्हेनेवर बी इज सॉलिडिफाइंग, या फिर ए जब सॉलिडिफाई हो रहा है एंड बी इज ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिसेस, या कोई जगह उसको मिल रहा है ए के साथ सॉलिड बनने का, और वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, तो बी का टोटल वेट कितना होना चाहिए? 4%। 4% से ज्यादा मैक्सिमम सॉल्युबल हो ही नहीं पाएगा ए में। that is the significance of that particular line। 300 डिग्री सेल्सियस पे B का 4% वेट, B कैन बी सॉल्युबल इन A। तो जब 4% B होगा तो भाई A कितना होगा? 96% होगा, तभी जाके 100% वेट होगा जितना ओरिजिनल था। तो वही 4% जब B लेंगे, देखो B इधर से 0 से 100 जा रहा है ऐसे करके, और A 0 से 100 ऐसे जा रहा है, तो B का 4%, तो ये 5 है, तो 4% पे यहाँ पे ऐसे लाइन आएगा, ये पॉइंट आएगा 300 पे। दिस इज 4% बी, तो 4% होगा तो 100 से कम होगा तो 96 हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 4% बी, 96% ए। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, जस्ट मिनट, हाँ, डिजिटली थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत होता है गाइस, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ पे भी 4% ले लो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सॉल्युबल इन ईच अदर एट 4% ओनली। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ईच अदर इज 4%। मतलब B, maximum solubility of B in A is 4% and maximum solubility of A in B majority is 4%। so यहाँ पे भी हम लोग 5, यहाँ पे 5 है, 0 से 5,
तो 5% ए, तो यहाँ पे 4% ए, समथिंग लाइक दिस। तो इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से उठाओ ऐसे करके, फिर ऐसे ले जाओगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सब किसी से पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दिस केस, ये जब अल्फा बनता है ये बीटा बनता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ भी ले लो उसको, यहाँ पे ए या फिर अल्फा से डिनोट कर दो, ज़्यादा अच्छा है, अल्फा, ये बीटा डिनोट कर दो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है, ऊपर लिक्विड लाइन, ये पूरा लिक्विड, ये जो लाइन होता है इसको हम लोग लिक्विडस बोलते हैं। यहाँ से ये लिक्विडस लाइन जो है डिनोट करता है यहाँ से सॉलिडिफिकेशन होना शुरू, या फिर हीट करेंगे तो ये पॉइंट पे देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, ये लाइन ऐसे नहीं बनता है, मतलब मेटल खुद से ड्रॉ करके नहीं दे देगा, देखो भाई हम लोग स्टील है मेरा लाइन ऐसे जाता है लिक्विडस का, नहीं, ये है साइंटिफिकली लैब से निकाला हुआ पॉइंट्स कि अच्छा 90% ए, 90% ए और 10% बी का कंप्लीट मेल्टिंग कहाँ पे हो जाएगा, तो टेम्परेचर निकालेगा, तो लाइन ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट निकालेगा, ऐसे करते हुए अलग अलग कंपोजिशन का पॉइंट निकालेगा, उसको ज्वाइन करेगा तो बनेगा लिक्विडस लाइन। तो ये है सॉलिडस लाइन, दिस लाइन इज सॉलिडस लाइन, so this line is also liquidus line and this line is solidus line। तो लिक्विड से इधर, तो लिक्विड प्लस अल्फा, नीचे यहाँ अल्फा यहाँ बीटा दोनों मिल रहा है, तो विल हैव अल्फा प्लस बीटा बिलो यूटेक्टिक पॉइंट। सो ये यूटेक्टिक टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पे यूटेक्टिक रिएक्शन होगा, क्या, लिक्विड जो है अल्फा प्लस बीटा में और बीटा प्लस अल्फा वापस लिक्विड में, हीटिंग और कूलिंग पे, और वो कंपोजिशन यूटेक्टिक कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम, दिस इज हाउ वी ड्रॉ फेज डायग्राम, एज सिंपल एज दैट गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। गाइस जितने लोग हैं नए स्टूडेंट्स लोग जो है आप लोग प्लीज बता सकते हो, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो प्लीज, एंड आफ्टर द क्लास आल्सो यू गाइस प्लीज बी देयर टू, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स, प्लीज पूछना, एग्जाम खराब ना हो, मैं ये चाहता हूँ, पहला तो एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द हर्डल, और उसके बाद आता है जॉब एंड ऑल, राइट। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं आप लोग को एक और चीज का प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस क्या, आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट राइट आफ्टर योर एग्जामिनेशन, मैं आप लोगों का हीट ट्रांसफर और मशीन डिजाइन, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉलेज में पढ़ाता नहीं है ठीक से, माई एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 8 years विद आस्ट्रो स्टूडेंट्स एंड ऑल, किसी भी कॉलेज में हीट ट्रांसफर और मशीन डिजाइन अच्छा से नहीं पढ़ाता है, जेईसी में तो हीट ट्रांसफर के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ था लास्ट ईयर, इन लास्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में, आपके जो सीनियर्स हैं, और उनका जो लेक्चर था वो चले गए थे कहीं पीएचडी करने के लिए, तो ही वाज नॉट देयर द एंटायर सेमेस्टर, एंड लास्ट मोमेंट में आके ही टुक सम 3 to 4 क्लासेस ऑन कंडक्शन, ऐसे नहीं होता है। हीट ट्रांसफर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is entertained by mostly all of the engineering competitive examinations for jobs and everything। so मैं ये और ये आप लोग का जुलाई 31st तक खत्म कर दूंगा फॉर एंड सेमेस्टर, और आस्तु का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का आस्तु का जो टेंशन रहता है आप लोग का दिमाग में कि ये कॉलेज एग्जाम ही ऐसे ए2 होबो, नो, आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव दैट स्ट्रेस, and I'll finish it as soon as possible, and I want you guys to concentrate on something which will be substantial for you, and so that you can upskill your knowledge। upskill करना जरूरी है आजकल के ज़माने में, अगर जॉब चाहिए तो स्किल्स भी जरूरी है सीखना, इसलिए मैं आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग से लेकर सब कुछ सिखाऊंगा बाद में धीरे धीरे करके, विंटर ब्रेक होगा तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। सो अपस्किल करना जरूरी है, और अपस्किल करोगे तब जाके आपको जॉब्स का, अच्छे जॉब्स का, पीएसयूज ये सब में आप लोग को नॉलेज के थ्रू से ही मिलेगा, अदरवाइज इफ यू लूज आउट ऑन दिस, काम खत्म है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस कंपनीज आल्सो दे थिंक लाइक अगर आप बीटेक मैकेनिकल में तो आप फाइनेंस में क्यों आना चाहते हैं जॉब के लिए, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट नो मैटर व्हाट। सो यस दैट इज द सिचुएशन, तो आपको हर जगह कहीं जॉब नहीं मिल जाएगा, इसलिए मेक श्योर यू गाइज हैव द प्रॉपर नॉलेज, एंड आप पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करो। It's not just that कि one night before the examination and this has to change in Assam, otherwise whatever the thing news I sent you in the morning वो आपको बार बार मिलेगा कि एजुकेशन इंडेक्स में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट का भी गलती है, हमारा भी गलती है। हमारा क्या गलती है, वी आर जस्ट टेकिंग थिंग्स लाइटली, बीइंग वेरी मच पोटेंशियल, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हुए भी আমি কৰিব বিচৰা নাই কৰিব পাৰিম বাট বিচৰা নাই, দ্যাট ইজ আ মেজৰ ডিফারেন্স।
So you have to make sure that you guys stand up for yourself and start doing the things which are necessary for your own career. ठीक है, पायरोकाइनेसिस आएगा, चला जाएगा, आपका लाइफ में पायरो लग जाएगा, अगर फायर फायर लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो मेन ध्यान रखना उस चीज में। तो ये हो गया गाइज हमारे पास। फिर आता है फाइंड द टेम्परेचर एट विच दैट 20% ए एंड 80% बी स्टार्ट्स एंड एंड सॉलिडिफिकेशन। मैंने बताया ना, स्टार्ट कहाँ पे होता है, लिक्विडस लाइन पे, और एंड कहाँ होगा, सॉलिडस लाइन पे। क्या क्या पे परसेंटेज पे दिया है, 20% ए एंड 80% बी। 20% ए एंड 80% बी, ये पूछा है आपसे। तो 20% ए कहाँ है, हम लोग का ए ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है, तो 20% ए ये रहा, तो 80% बी, दिस इज द वन वेयर आई हैव 20% ए एंड 80% बी। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। अगर आप लाइन, ये चीज ना, ये जो लाइन को स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दोगे, इफ यू जॉइन दिस विद ए स्ट्रेट लाइन, तो दिस विल बी मच मच बेनिफिशियल फॉर यू, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा से आ जाएगा वैल्यूज। यहाँ से आप अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो 400 डिग्री सेल्सियस तक, ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज थिंग्स बिकम अ बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कितना कर्वेचर लोगे आपको खुद पता नहीं है। मेक श्योर यू जॉइन दिस थिंग्स विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिक्विड प्लस बीटा लिख देता हूँ, और 20 पे यहाँ पे ये है, और ये रहा, ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रीजन लिक्विड प्लस बीटा रहता है ये, तो यहाँ तक लिक्विड है गैस, ये इसका छोटा पार्ट भी लिक्विड है, लिक्विड 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 ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का, तो 300 पे सॉलिडिफाई हो जाएगा फॉर श्योर। 20% ए एंड डेफिनेटली पूरा सॉलिडिफाई, एंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन यहाँ हो जाएगा, और स्टार्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, चाहे वो 380 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप अपने ग्राफ से करके निकाल सकते हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ऑल ऑफ Yes, यू sir. गैस, कोई डाउट होगा तो बताओ, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। ऑल ऑफ यू, किसी को डाउट होगा तो प्लीज बता सकते हो। ठीक, बोलो, और कोई डाउट, एनीवन? इसी तरह का एक कोर क्वेश्चन था आप लोग का जो पहले आया हुआ था, जो जिसान ने मेरे से फिर से पूछा था इस मैटर को, इसका भी फेज डायग्राम देख लो आप लोग। ये आस्तु का क्वेश्चन है। टू एलिमेंट्स P and Q have melting points 250 degrees Celsius and 400 degrees Celsius respectively. Both the elements are completely soluble in liquid state but insoluble in solid state. Insoluble in solid state मतलब क्या, दोनों मेटल्स जो है एक दूसरा में सॉलिडिफाई होते ही नहीं, दोनों एक दूसरा के इंटरस्टिशियल साइड्स या कोई भी साइड्स में घुसेंगे नहीं, एकदम इनसॉल्युबल, अलग अलग, कोई सॉलिबिलिटी का बात आता ही नहीं। A eutectic reaction takes place at 150 degrees Celsius when the liquid of composition 40% weight P, 40% P and 60% Q solidify होता है। Identify with stages in the changes in microstructure। ठीक है, ये था ना क्वेश्चन दिशान? Yes, sir. और आपको फिर बोला है कि इसका माइक्रोस्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो, तो माइक्रोस्ट्रक्चर ड्रॉ करना ऐसा नहीं है कि लाइक आपको एकदम मतलब स्पेसिफिक बताना ही है कि कैसा होगा गाइस, तो वहां पे माइक्रोस्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो टू एलिमेंट्स P एंड Q है हमारे पास। ऑल ऑफ यू गाइस, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ बिफोर आई गो इनटू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस। सो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या कल एक और क्लास कर सकते हो? मैं आप लोग को कल एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ाना चाहता हूँ गाइस, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड मिलर इंडिसेस का प्लेन्स का रिवीजन। तो डायरेक्शन का तो हो गया, डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलता है वो तो समझ में आ गया। कल 1 घंटा खाली पढ़ाऊंगा, आई विल टीच 1 आवर टुमारो बिफोर द इवनिंग, इवनिंग से पहले पढ़ा के खत्म कर दूंगा। और 1 आवर में मैं पढ़ाऊंगा एक्सरे डिफ्रैक्शन, बिकॉज एक्सरे डिफ्रैक्शन में आप लोग को S/4R वाला जो चीज़ है उसके ऊपर भी मैं एक बार एनालिसिस कर लेना चाहता हूँ। मेरे पास जो रिक्वेस्टेड डाटा था, डेटा के हिसाब से S/4R वाला है, कहीं कहीं S/4 लेके चल रहा है। So I'll have to make sure I am on the right track so that I do not give wrong information to you. So I'll just have a study of this and then I'll let you know in the next class. और उसके बाद हम लोग मिलर इंडिसेस का प्लेन्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है जैसे कि ट्रिपल टी डायग्राम का रिवीजन चाहिए या क्या चाहिए, आप ग्रुप में प्लीज बोल देना, कल क्लास में अचानक से मत बोलना।
ठीक है, तो पहले बता देना सो दैट आई कैन हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू गिव इट टू यू। तो कल एक क्लास कराऊंगा, जितने लोग सीखेंगे प्लीज आना। अभी यहाँ पे क्या, टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू हैव मेल्टिंग पॉइंट्स 250 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। बोथ एलिमेंट्स आर सॉल्युबल। तो 250 डिग्री सेल्सियस, तो पी का अगर हम लोग पी 250 पे मेल्ट हो रहा है एंड क्यू 400 पे मेल्ट हो रहा है, सो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। आई हैव 100, 200 देन 300। सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा स्पेस ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा क्लीन बनेगा बेस। सो आई हैव 100 here also, then I'll have 200, then I'll have 300, then I'll have 400। Am I clear all of you? तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसे मार्क कर लिया, फिर P और Q का देख लेते हैं। तो P 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो 200 और 300 के बीच में 250 है, तो दिस इज 250 डिग्री सेल्सियस। तो P 100% यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे P 100% है, तो 100 से रिडक्शन होते चला जाएगा गाइस। सो आई हैव 10, then sorry 100 से 90, then 80, then 70, then 60, then 50 ऐसे, then 40, then 30, then 20, then 10 ऐसे करके जीरो तक चला जाएगा। इसको प्रॉपर हिसाब से देख लेना गाइस, तो प्रॉपर मार्किंग कर लेना, नहीं तो गलत बनेगा। आप लोग इक्वल स्पेसेस दे देना स्केल यूज करके। तो यहाँ पे P 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे Q 100 होगा, तो Q यहाँ से 0 से शुरू होगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 250 डिग्री सेल्सियस पे कौन मेल्ट हो रहा है, P। तो दिस इज P जहाँ प्योर है, प्योर 100% P है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 250। और Q जब यहाँ पे 100% है, तो Q 100% होगा तो उसका 400 डिग्री सेल्सियस। फाइन, आप उल्टा भी ऐसे भी बना सकते हो, 400 यहाँ लेकर Q को 100% ले लो, P को यहाँ पे 100% ले लो, आपका मर्जी है। और कितना पे हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पे यूटेक्टिक रिएक्शन चल रहा है। सो 150 डिग्री सेल्सियस पे यूटेक्टिक होगा गाइस। आई विल हैव 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा लाइन में ड्रॉ करना गाइस, ऐसे करके। तो हम लोग को जो भी डायग्राम ड्रॉ करने बोला है, इट हैज बीन डायग्राम, हम लोग को स्ट्रेट लाइन से बोला गया था इसमें। आइडेंटिफाई विद द स्केचेस इन द माइक्रोस्ट्रक्चर दैट ऑफ, ठीक है ओके। तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करने बोला था कहीं पे इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जितना मुझे पता है। सो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, कौन सा प्लॉट पे, यानी कि यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 150 डिग्री सेल्सियस, कितना कंपोजिशन पे, 40% P एंड 60% Q। तो P जब 40% होगा तो P का 40% ये रहा और 60% Q ये रहा। सो इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे यूटेक्टिक रिएक्शन होगा। यूटेक्टिक रिएक्शन होने के लिए लिक्विड जो है दोनों P और Q में हो जाएगा। तो आई विल ज्वाइन एवरीथिंग विद स्ट्रेट लाइंस। यहाँ से एक ऐसे लाइन, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरा लाइन ऐसे। So I'll have this as drawn something like this. Am I clear all of you guys? All of you जितने लोग हैं please। 250 एंड 400 डिग्री सेल्सियस, तो Q का कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर क्या है, सब कुछ लिक्विड है। फिर नीचे जब आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा P प्लस Q, ऐसे बनेगा गाइस। यहाँ पे ऐसे करके यूटेक्टिक रिएक्शन होगा। 150 डिग्री सेल्सियस पे कंपोजिशन इज गिवन टू यू, यहाँ पे यूटेक्टिक। तो लिक्विड, यहाँ पे कोई भी सॉलिड वाला चीज नहीं आएगा, बिकॉज इन कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। तो देयर विल नॉट बी अ सिंगल वेट परसेंटेज ऑफ वन मेटल सॉलिडिफाइंग विद द अदर मेटल, नहीं होगा पॉसिबल। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए ये डायग्राम सिर्फ इतना ही रह जाएगा, यही है डायग्राम आपका। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो फिर क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई विद स्केचेस द चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर दैट ऑकर ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मेटल ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन 80% Q। तो 80% Q कहाँ होगा, 80% Q ये रहा, ठीक है। तो 80% Q होगा तो 20% P होगा। तो यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। तो ओवरऑल आपका फेस माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस बताने के लिए बोला है स्केचेस। सो इसके ऊपर यहाँ पे लिक्विड होगा। सो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो ऐसे, फिर बीच में एक पॉइंट ले लो और यहाँ एक पॉइंट ले लो ऐसे करके। तो ये पॉइंट का माइक्रोस्ट्रक्चर जो है आप पूरा ऐसे दिखा दो, ड्रॉ दिस, ऐसे करके ड्रॉ करो। यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर, ये पूरा लिक्विड, सब कुछ लिक्विड।
सो ये पूरा आप ऐसे करके यहाँ पे आप मेंशन कर देना लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड के साथ, लिक्विड तो है ही, लेकिन लिक्विड के साथ L प्लस क्यू है गाइस, और यहाँ पे L प्लस पी है, तो L के साथ Q आएगा गाइस। तो यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे आप, तो कहीं कहीं लिक्विड के साथ कहीं कहीं आप Q को ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस, यहाँ पे लिक्विड ऐसे करके, सो दिस इज Q, 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 आप बीटा भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, और बाकी सब लिक्विड है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा आपका, यहाँ पे P प्लस क्यू आ रहा है, तो दो अलग अलग होगा गाइस। जब फेज डायग्राम ड्रॉ करोगे तो दो अलग अलग पार्ट में से ड्रॉ कर दो। इनसॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल, तो एकदम अलग अलग स्पेसिफिक बाउंड्रीज रहेगा गाइस। तो एकदम स्पेसिफिक बाउंड्रीज आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करके क्यू, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ, मतलब जिस तरह से क्यू दिखा रहे हो आप वैसे क्यू दिखाओ, और हर जगह कहीं कहीं पी दिखाओ, अगर हो सके तो अलग कलर से दिखा दो, वट एवर, अलग अलग पार्ट दिखाना पड़ेगा आपको, इसमें पी कहीं, इसमें कहीं क्यू दिखाना पड़ेगा। समझ नहीं जाए? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? क्यू थोड़ा ज्यादा दिखाओगे क्योंकि क्यू जो है 80% पे है, और पी थोड़ा कम दिखाओगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस सर। यही স্যার माइक्रो, हाँ बोलो। যদি সলিউবল হয় তেতিয়া কি या तो যদি या तो या तो तो या तो पी प्लस क्यू देखाबই লাগিব তোমাক বেলেগকে, ঠিক আছে? সলিড সলিবিলিটি তো मैक्सिमम এনেকে আহে না। सपोज मैं तुम्हारे একটা वस्तु दिखाई था लास्ट, ये डायग्राम में मैंने ऐसे दिखाया था, ये चीज ऐसे गया था, ऐसे था, ठीक है? ये पार्ट अल्फा है, तो जब सॉल्युबिलिटी 4% का था, यहाँ का जब आप ड्रॉ करोगे ना माइक्रोस्ट्रक्चर, तो एक ही फेज दिखाओगे, बिकॉज जब कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है तो हर जगह अल्फा रहेगा। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हाँ ऋषिराज, बुझी पाइसा? सो एवरीथिंग विल बी अल्फा, एवरीथिंग विल बी अल्फा, क्योंकि कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है, बस। दैट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर। आप कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर दो ऐसे ऐसे कर करके, कुछ भी ड्राइंग, तो हर जगह अल्फा रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको P प्लस क्यू, सिंस यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा ड्रॉ करना है, तो यहाँ का माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या होगा, दोनों चीज रहेगा गाइस, दोनों चीज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऋषिराज बुझे पैसा? ইয়েস স্যার পাইছো तो आपको यहाँ पे दोनों चीज ऐसे ड्रॉ करके दिखाओगे, तभी जाके समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, आपको पता है यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट आ रहा है, दोनों अलग अलग ये है। जैसे कि यहाँ पे Q ज्यादा है और P कम है, तो ज्यादा Q दिखाओ, ज्यादा Q दिखाओ, अलग अलग जगह पे Q दिखा दो, मैक्सिमम जगह पे P कहीं कहीं दिखाओ खाली, दैट्स इट। आप अपने हिसाब से डिजाइन ड्रॉ करो, समझे नहीं क्या? तो जस्ट ड्रॉ द माइक्रोस्ट्रक्चर। एनीवेज ये माइक्रोस्ट्रक्चर पूछना भी नहीं चाहिए, बट चलो पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, नॉट नेसेसरी तो, बट पूछ लिया तो आप डायग्राम ड्रॉ करके जहां लिक्विड है एक सिंगल फेज में दिखाओ। ये माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब है कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कितना फेज का आइडिया, नॉलेज कितना है। जैसे कि दिस इज 2 फेज, यहाँ 2 फेज है, यहाँ पे भी 2 फेज है, ये सिंगल फेज है, यहाँ पूरा लिक्विड है, तो पूरा लिक्विड दिखा दो उसको, और यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड प्लस इसका मिक्सचर बना दो, उसका काम खत्म। दिस इज हाउ यू ड्रॉ। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। Determine the relative amount of phases just below and above 150 डिग्री सेल्सियस फॉर a liquid containing वन, ये तो आपका लीवर रूल है। तो लीवर रूल मैंने आपको समझाया, 150 डिग्री सेल्सियस ये रहा, 80% का कंपोजिशन, 80% क्यू का कंपोजिशन पे पूछा है, तो 80% ये क्यू है, 20% पी होगा, तो इसके जस्ट ऊपर, तो इसके 150 के जस्ट ऊपर और 150 के जस्ट नीचे ड्रॉ करने बोला है guys। पता लगाने बोला है कितना फेजेस है प्रेजेंट। तो 150 से जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का 100%, लिक्विड का कितना होगा देख ले, परसेंटेज कितना है, तो लिक्विड का देखना पड़ेगा, आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है फिर 150 से जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू का हेयर इट इज 40 और क्यू यहाँ पे कितना 100, ये पॉइंट पे निकालना है हमको 80% पे। तो यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, तो सॉलिड इज दिस मच और लिक्विड इज दिस मच। लीवर रूल जो पहले मैंने वीडियो में कराया, आप उसके हिसाब से कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही पढ़ाया हुआ है मेरा फेज डायग्राम में, तो आराम से आप लीवर रूल यूज कर सकते हो। लीवर रूल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ खत्म होता है आपका फेज डायग्राम।
नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग का एक्स रे डिफ्रैक्शन और आप लोगों को मैं वो समझा देता हूँ। आई मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू गाइज अबाउट मिलर इंडिसेस जो है वो प्लेन्स के लिए, वो मैं क्लियर कर दूंगा, तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई वॉन्ट यू guys to score 70 out of 70. Make sure you study like that, all of you, not only target students, just all of you guys. Alright guys, I'll see you in the next class then.